तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केसी सिन्हा चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर का नाम क्या है? डिटर्मिनेंट्स। और ये वीडियो नंबर है 1। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 6.1 बनाएंगे अगले वीडियो में, ठीक। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको और बताते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये समझिए कि इसके पहले हम लोग क्या पढ़ कर आए हैं? मैट्रिक्स। क्या पढ़ कर आए हैं? मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि वीडियो नंबर 1 दिए हैं तो अगला आपको वीडियो नंबर 2 देखना है, वीडियो नंबर फिर 3 देखना है। इस प्रकार से सीरीज बाय सीरीज देखना है, ठीक है। सीरीज बाय सीरीज बनाते हैं आप लोग के लिए, तो सीरीज बाय सीरीज ही देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोग देखे होंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या देखे होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। सर पेन बदल लीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स ये दिखाई दे रहा है, ये तो और नहीं दिखाई दे रहा जी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम देखिए, जैसे 2 3 4 6 1 0 2 1 3, कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स है। तो इसका रो, जैसे इसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। तो ये हो गया रो नंबर 1। ये क्या है? रो नंबर 2। ये क्या है? रो नंबर 3। और ये जो खड़ा खड़ा दिखाई दे रहा है एलिमेंट, इसको बोलेंगे कॉलम नंबर 1। ये क्या है? कॉलम नंबर 2। और ये क्या है? कॉलम नंबर 3। तो रो और कॉलम पहचानना आता होगा आपको। जब आप मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं तो ये पहचानना तो आता ही होगा, ठीक है। तो रो और कॉलम आप पहचान गए। तो मैट्रिक्स में आई डिनोट करता है किसको? रो को। और जे डिनोट करता है किसको? कॉलम को। इतना बात याद तो होगा ही, क्योंकि जस्ट पढ़ करके आए हैं आप, ठीक है। तो अगर इस मैट्रिक्स को हमको दिखाना होगा तो हम क्या दिखाएंगे कि मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट क्या है? ए आई जे, इस प्रकार से है। ऐसा ही ना दिखाएंगे कि मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए। और ये क्या दिखाई दे रहा है? एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ए छोटा ए क्या दिखाई दे रहा है? एलिमेंट। और आई मतलब सर रो, और जे मतलब कॉलम, ऐसा, ठीक। तो इस मैट्रिक्स में हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है? तो 3 रो और 3 कॉलम। पहले रो को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देते हैं और 3 लिखते हैं किसको? कॉलम। मतलब देखिए R1 R2 R3, 3 गो रो है तो 3 लिखे रो के लिए, और बाद में किसको लिखेंगे? कॉलम के लिए। तो कॉलम क्या गो है? 1 2 3। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बिल्कुल सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब I = J हो जाए, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना बात समझ में आया? आया ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब अगर ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए सर कि 3 रहे, 2 रहे, 1 रहे, 0 2 0 1 2 ऐसा रहे, तो देखिए इसमें तो R1 है, इसमें R2 है, लेकिन कॉलम के नाम पर कितना है? C1 C2 C3। मतलब यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो पहले रो लिखेंगे, तो रो के गो है? एगो 2 गो, तो यहाँ लिखेंगे 2, और कॉलम के गो है? 1 2 3, मतलब कॉलम 3 है। सर यहाँ पे रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या ये रो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। सर पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो आप मैट्रिक्स का है इसमें समझा रहे हैं बउआ। 2 कॉपी ये क्या है? मैट्रिक्स का ही दूसरा रूप है। समझ में आया? तो डिटर्मिनेंट उसी को निकाल सकते हैं जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे अगर हमको कोई बोल दे कि डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मेरे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए? मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अच्छा डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका आप डिटर्मिनेंट हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया? मतलब आपको ध्यान रखना है कि नोट में आपको ध्यान रखना है क्या कि डिटर्मिनेंट कुछ है नहीं, वैल्यू को बोलते हैं। एक नंबर को क्या बोल देते हैं? डिटर्मिनेंट। तो किस नंबर को? जैसे एक बात सोचिए कि अगर हमको 2 मैट्रिक्स को ऐड करना होता होगा तो क्या करते थे? दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करते थे, तो रिजल्ट में क्या मिलता था हमको? मैट्रिक्स ही मिलता था। नोट को पहले काटिए, उसके बाद देखिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप समझना है। जैसे कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करना है, ठीक है। अब बोल दिया जा रहा है कि इफ़ ए = क्या है?
231 0 1 2 ऐसा है, और b इक्वल टू क्या है 1 2 3 0 1 4 ऐसा है बी मैट्रिक्स। और हमको a प्लस बी फाइंड करना है, a प्लस बी क्या करना है बउआ, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो a प्लस बी जब फाइंड करना है तो लिखेंगे a के प्लेस पे a वाले एलिमेंट को लिख दिए, फिर b के प्लेस पे किसको लिखेंगे, b वाले मैट्रिक्स को, चलो लिख दिए 1 2 3 0 1 4 ऐसा लिख दिए। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे जी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, जैसे कि इसको और इसको जोड़ देंगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 2 कितना हो गया 5, 1 + 3 कितना हो गया 4, 0 + 0 कितना हो गया 0, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 4 कितना हो गया 6। तो जब ऐड किए हम तो हमको क्या मिला, मैट्रिक्स मिला। लेकिन देखिए एक नया बात कि इसमें कितना रो है, 1 रो 2 रो, 2 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3, 3 कॉलम। तो जब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो ये पक्का बात होना चाहिए कि जिससे ऐड कर रहे हैं उसका भी ऑर्डर सेम ही हो। जैसे इसमें देखिए ऑर्डर के गो है, रो 1 2, 2 गो रो है, 3 गो कॉलम है कि ना। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया, तब उस दोनों को हम जोड़ सकते हैं और रिजल्ट भी आएगा, वो भी क्या आएगा, बिल्कुल सेम ऑर्डर का आएगा। मतलब ये भी 2 × 3 का ही रिजल्ट आया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या हो सकता है कि अब इसी प्रकार से क्या हो सकता है कि 3 ऑर्डर का मिल जाए, मतलब कि 3 ऑर्डर का मिल जाए, 3 रो और 3 कॉलम मिल जाए तो भी जोड़ सकते हैं। 3 रो और 4 कॉलम का मिल जाए तो नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे एक 3 रो है 4 कॉलम है तो एक और कुछ और कॉलम का रहता, सॉरी क्या क्या बोल दिए, इग्नोर कीजिए बात को, क्या क्या बोल दिए। यहाँ देखिए, पहले कहाँ गया, चलिए यहाँ देखिए। ऐड करना मतलब समझ में आया, सिंपल ये समझना है कि दो मैट्रिक्स को तब ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ये बात समझ में आया। उसी प्रकार से आपको ये बात याद रखना है नोट में कि डिटर्मिनांट उसका निकाल सकते हैं, नोट में याद रखना है कि डिटर्मिनांट उसका सिर्फ निकाल सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मतलब कि ओनली यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनांट, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस, सॉरी कॉल आ गया था, देखिए ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनांट। ये बात समझ में आया, कुछ नहीं आया समझ में, देखिए कैसे नहीं समझ में आया आपको बताते हैं। ये नोट नंबर 1 है। हम बोले क्या, ये ऐड वाला एग्जाम्पल आपको क्यों दिए थे, ये इसलिए दिए थे कि ऐड उसी मैट्रिक्स को कर सकते हैं जो जब दोनों मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो वही बात यहाँ पे समझिए कि डिटर्मिनांट उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सर, तो अभी न बताएं कि जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम आपस में इक्वल हो, जैसे रो और यहाँ पे कॉलम 3 3 है तो ये इक्वल हो गया आपस में, इसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका हम लोग डिटर्मिनांट निकाल सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब समझिए कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ देखिए कि रिप्रेजेंट करना हो मैट्रिक्स को तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी मैट्रिक्स का बात आए तो एक बात क्या ध्यान रखना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना, सॉरी जब भी डिटर्मिनांट का बात आए, फिर से सुनिए कि जब भी डिटर्मिनांट का बात आएगा तो मेरे माइंड में ये बात आना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात कर रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम डिटर्मिनांट का बात कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आया। कान खोल के एक बार फिर से सुनिए कि जब भी हमको डिटर्मिनांट का बात करे, जब भी हमसे डिटर्मिनांट का बात करेगा तो मेरे माइंड में एक ही सवाल आना चाहिए कि मेरे पास होना चाहिए क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो समझ जाएंगे कि इसका डिटर्मिनांट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक खरा डंडा इधर, एक खरा डंडा इधर, समझ में आया। और बीच में एलिमेंट को लिखना है। इसको मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, इसको मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, ये मॉडुलस नहीं है।
यहाँ पे लिख देते हैं नॉट मॉडुलस, ठीक है, ये मॉडुलस नहीं है। एक खरा डंडा इधर डालना है, एक खरा डंडा इधर डालना है और बीच में एलिमेंट को लिख देना है। सर हम नहीं समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको एक दिखा रहे हैं कि मान लिया जाए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या है 2 3 4 6 1 0 3 1 3, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जो किस ऑर्डर का है, 3 रो 3/3 का है, ठीक है, 3/3 का ये 3/3 ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, 3 रो 3 कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगर हमसे बोले कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए तो कैसे फाइंड करेंगे, ए लिखेंगे और ए को किस में डालेंगे, एक खरा डंडा दोनों साइड में डाल दिए और इसको क्या करेंगे, इस एलिमेंट को भी खरा डंडा में डाल देंगे, इधर से एक खरा डंडा और इधर से एक खरा डंडा, अब बीच में एलिमेंट को लिख देंगे 2 3 4 6 1 0 3 1 3। इतना बात समझ में आया। यही हो गया आपका क्या, डिटर्मिनेंट। इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो अलग बात है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह बात समझ में आया। तो क्या डिटर्मिनेंट को इसी से सिर्फ डिनोट कर सकते हैं। देखिए एलिमेंट को तो आपको इसी में डिनोट करना होगा, लेकिन जब हम वैल्यू फाइंड कर देंगे, जैसे एक बात सुनिए कि जब मैट्रिक्स में हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या देता है, मैट्रिक्स। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि जब डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे आप, तो आपको मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, ना डिटर्मिनेंट मिलेगा। मिलेगा क्या, तो एक सिर्फ नंबर मिलेगा। मतलब इसको सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट गिव्स क्या करता है, एक पॉइंट और देखिए, डिटर्मिनेंट गिव्स नंबर, कोई एक नंबर देगा। जैसे अगर इसको सोल्व करेंगे, इसको अगर सोल्व करेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट क्या आ जाए, 16 आ जाए, हो सकता है कि 23 आ जाए, मतलब कोई एक नंबर आएगा, कोई एक नंबर आएगा। ये बात समझ में आया। तो क्या 16 23 आएगा, अरे हम सोल्व नहीं किए, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि जब इसको सोल्व करेंगे तो हो सकता है 16 आ जाए, हो सकता है 23 आ जाए, मतलब कोई एक नंबर आ जाएगा। ये बात समझ में आया। तो ये दूसरा पॉइंट था। और उसी 16 को कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे डेल्टा, इसको ऐसे ऐसे डेल्टा जैसा लिखते हैं और उसको क्या लिखते हैं, 16, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते हैं DET ब्रैकेट में A, मतलब जो भी डिटर्मिनेंट का नाम रहेगा उसको लिख देंगे और जो आंसर आया उसको लिख दिए। समझ में आया। तो डिटर्मिनेंट का कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, इससे बेसिक नहीं हो सकता है। अभी तक हम क्या बताए हैं, कुछ नहीं बताए हैं। हम ये बताए हैं कि जब दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स रिजल्ट देता है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करते हैं तो मैट्रिक्स ना देता है ना डिटर्मिनेंट देता है, तो देता क्या है सर, तो एक नंबर दे देता है, कोई एक नंबर दे देता है, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट मतलब मेरे माइंड में क्या आना चाहिए सर, डिटर्मिनेंट जैसे ही बोला तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, इतना बात समझ में आ गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सर, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम आपस में इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सर रो और कॉलम क्या होता है, देखो ये वाला क्या होता है, रो, सब रो हो गया, तो R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, और ये वाला क्या होता है, कॉलम होता है। ये बात समझ में आ गया। बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट उठाते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को 3 ऑर्डर तक डिटर्मिनेंट पढ़ना है, मतलब कि 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। सर 1 2 3 ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो मतलब ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि एक डिटर्मिनेंट है, क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट सिर्फ एक ही है, मतलब इसमें एक रो है, ऐसे बढ़ेंगे तो एक रो हो गया, अगर ऐसे बढ़ेंगे तो एक कॉलम हो गया, मतलब एक 1 क्रॉस 1 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो ऐसे लिखेंगे A खरा डंडा दोनों साइड, और इसको A को खरा डंडा के अंदर पैक कर दिए। जब इसको खरा डंडा से बाहर निकालेंगे तो A निकल गया। यही क्या हो गया मेरा, यही क्या हो गया, ये मेरा हो गया 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट, 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट। एक एग्जाम्पल लीजिए तो, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो। जैसे यहाँ पे लिख दिए हम क्या, एक मैट्रिक्स है A जिसका एलिमेंट क्या है 3, इसका ऑर्डर पूछेंगे तो क्या बताइएगा, 1 क्रॉस 1 है, सिंपल बात है ना। और इसी को अगर हम डिटर्मिनेंट आपसे पूछ दें तो कैसे लिखिएगा, A खरा डंडा इक्वल टू, इस 3 को खरा डंडा के अंदर पैक करेंगे और इस 3 को क्या कर देंगे, खरा डंडा से बाहर निकाल देंगे, मतलब आंसर क्या आ गया
3। 1 क्रॉस 1 का समझ में आया। अब 2 क्रॉस 2 पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ये क्या होता है, ऑर्डर 2 का मतलब हो गया कि रो भी 2 होना चाहिए और कॉलम भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया? सर नहीं समझ में आया। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, क्या है मैट्रिक्स ए, वो 2 क्रॉस 2 का है, मतलब ए बी सी डी, ठीक है। मतलब कि R1 हो गया एक, यहाँ पे R2 हो गया, यहाँ पे कॉलम क्या हो गया C1, यहाँ पे कॉलम क्या हो गया C2। ये बात समझ में आया? मतलब कि 2 रो है 2 कॉलम है। अगर इसी का हम ऑर्डर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पहले रो को लिखेंगे तो के गो रो है 2 गो, फिर क्रॉस का साइन देंगे और के गो कॉलम है तो 2 गो, मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। जब रो और कॉलम आपस में सेम हो गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ ना। हाँ बिल्कुल। उसके बाद अब क्या करना है, हम ये बोलना चाहते हैं कि अब इसी का अगर हमको अगर निकालना रहे डिटर्मिनेंट निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। इस ए को क्या करेंगे, खड़ी डंडा में क्या करेंगे, पैक करेंगे, और इस एलिमेंट को क्या कर देंगे, खड़ी डंडा में पैक कर देंगे। तो ए बी सी डी खड़ी डंडा में पैक कर दिए। और जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम इसी ए को ये तो ऐसा ही, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला तो ऐसा ही लिखते चलेंगे, ठीक है। और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी, बिहार से हैं तो तिरछा तिरछी समझ रहे होंगे, या फिर कोना कोनी समझ रहे हैं, कुछ भी बचपन का खेल याद आ रहा है? नहीं, अरे भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब अंग्रेजी में समझिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कोना कोनी गुना। तो ए को करेंगे डी से गुना, तो ए को कर दिए डी से गुना, और बीच में हमेशा माइनस का साइन देंगे। सी को करेंगे बी से गुना, मतलब सी को कर दिए बी से गुना। बात समझ में आ गया? यही हो गया रिजल्ट। यही क्या हो गया, रिजल्ट। ऐसे समझ में थोड़े आएगा, एक एग्जाम्पल दिखाइएगा तब ना समझ में आएगा। ठीक है, देख लीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए कि कोई मैट्रिक्स ए है जो आपको दिया गया है कि हम 5 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 3 है, ऐसा है। अब इसी मैट्रिक्स का बोल रहा है कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर दीजिए। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कैसे, तो यहाँ लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको भी खड़ी डंडा में पैक कर देंगे। मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से हमको बोल रहा है डिटर्मिनेंट फाइंड करने। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने बोल रहे हो तो पहले हमको डिटर्मिनेंट में लिखना पड़ेगा ना, ये तो मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। तो डिटर्मिनेंट में लिखिए 5 4 2 3। सर क्या हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा? नहीं यार, ये क्वेश्चन भी दे देगा, ऐसा लिख कर भी देगा, ऐसा भी लिख कर देगा। मतलब हम बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई एक दे देगा। अगर ये दिया है तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये दे दिया है तो एक स्टेप अब बच गए। समझ में आया? अब इसी को हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फाइंड करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 को गुना करना है 3 से, तो 5 को गुना कर दो 3 से, बीच में हमेशा माइनस का साइन देना है, ठीक है। अब 2 को गुना करो 4 से, तो 2 को गुना कर दिए 4 से, बीच में हमेशा क्या करना है बउआ, माइनस का साइन देना है। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो 5 तिये 15 माइनस 2 चौके 8। अब 15 में से 8 को घटाओ, कितना बच गया, 7, ठीक है। तो ये 7 क्या हो गया, आंसर। मतलब ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, 7। सर ऐसा ही सिर्फ लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो गया, 7, या फिर सिंपल डिटर्मिनेंट इक्वल टू 7 लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो बउआ आंसर कि DET A इक्वल टू 7, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये आंसर लिखना, कहानी ख़त्म, ठीक। अब 2 क्रॉस 2 का समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। मतलब 3 ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट होगा तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को माइनर और कोफैक्टर समझना है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनर का। क्या करते हैं, माइनर का बात करते हैं। उसके बाद कोफैक्टर का बात करेंगे।
अच्छा एक बात आपको याद है कि अगर हमको 3x3 का एक क्या निकालना हो, मैट्रिक्स फाइंड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सर आप ऐसे कैसे लिख दिए, हमको लिखना नहीं आता है। पहला क्लास किए थे मैट्रिक्स का तो लिखना तो आता होगा, भूल ना जाते हैं। ठीक है, देखो एलिमेंट क्या है, ए है, इसका प्लेस लिखा हुआ रहता है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका प्लेस लिखा हुआ है कि ये किस जगह पे है। तो देखो ये किस रो में है, पहले रो लिखते हैं तो वो फर्स्ट रो में है सर। कॉलम तो कॉलम फर्स्ट में है तो कॉलम भी फर्स्ट। ये वाला एलिमेंट कहाँ है, तो ये R1 में है, मतलब कि रो 1 में है तो 1 लिख दिए। कॉलम तो ये कॉलम 2 में है, 1 कॉलम, कॉलम नंबर 2, तो ये कॉलम 2 हो गया। ये वाला एलिमेंट ए है लेकिन ये किस रो में है, तो ये R1 में ही है तो R1 यहाँ लिखा हुआ है। और किस कॉलम में है, तो 1 2 3, 3 कॉलम में है तो यहाँ 3 लिख दिए। ये वाला एलिमेंट कहाँ है, तो R1 और ये R2 मतलब कि दूसरे रो में है तो यहाँ लिख दिए 2। किस कॉलम में है, तो ये पहला कॉलम में है तो यहाँ लिख दिए पहला कॉलम। ठीक है, ये वाला एलिमेंट कहाँ है, तो ये 1 2 मतलब दूसरा रो में है और कॉलम 1 2 मतलब दूसरे कॉलम में भी है तो 2 2 हो गया। ये वाला एलिमेंट कहाँ है, तो 1 2 दूसरे रो में है और तीसरे कॉलम में 1 2 3 तीसरे कॉलम में हो गया ना। हाँ, अब ये वाला एलिमेंट कहाँ है, तो R1 R2 R3 3 रो में है, तीसरा रो में है और कॉलम पहला नंबर में, तो पहला नंबर कॉलम में हो गया। ये वाला एलिमेंट कहाँ है, तो ये वाला एलिमेंट है R1 R2 R3, तो R3 तीसरा रो में है और कॉलम 1 और 2 दूसरा कॉलम में है। ध्यान दीजिएगा कि हम पहले रो को लिख रहे हैं उसके बाद कॉलम को लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला एलिमेंट कहाँ है, तो ये वाला एलिमेंट है R1 R2 R3 तीसरा रो में है और कॉलम नंबर 1 2 3 तीसरा नंबर कॉलम में भी है। तो ये लिखना समझ में आ गया, हाँ आ गया होगा। अब माइनर क्या होता है, तो माइनर होता है बउआ कि मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट होता है सबका एक एक माइनर होता है। क्या होता है, सबका एक एक माइनर होता है। तो अगर माइनर को हम लोग डिनोट करना चाहें तो ये कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय M और यहाँ पे आई जे। आई मतलब, आई का मतलब हो गया कि रो का नंबर लिखिए और जे का मतलब हो गया कि किस कॉलम में है उसका नंबर लिखिए। इसको डिनोट करते हैं MIJ। ठीक है सर, अगर हमको निकालना रहे माइनर ऑफ, क्या निकालना रहे, माइनर ऑफ A11, अगर हमको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, ध्यान रखिए कि मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट होता है सबका कोई ना कोई माइनर होता है, सबका एक एक माइनर होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर हमको A11 का माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। A11 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे करके उसको कवर कर दीजिए। चलिए कवर कर दिए। और किस कॉलम में है, तो कॉलम नंबर कहाँ है, 1 में, तो कॉलम नंबर 1 को कवर कर दीजिए। अब बताइए आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सच बोलना है, A22 दिख रहा है, A22 दिख रहा है, A23 दिख रहा है, A23 दिख रहा है, A32 दिख रहा है और A33 दिख रहा है, A33 दिख रहा है, यही दिख रहा है ना। तो यही हो गया आपका क्या, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11। ठीक है, इसको सोल्व करना आपको पता है कि नहीं, ये डिटर्मिनेंट बन गया, एक तरह से क्या बन गया, ये डिटर्मिनेंट बन गया। किस ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का बन गया कि नहीं। तो इसको सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, मतलब कि A22 को करेंगे किससे गुना, A33 से, और बीच में क्या देंगे, हमेशा माइनस का साइन, और A32 को गुना करेंगे किससे, A23 से, A23 से, मतलब ऐसे गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, अब बीच में हमेशा क्या देना है, माइनस का साइन। जो रिजल्ट आएगा घटाने फटाने के बाद वही क्या हो गया, रिजल्ट किसका, माइनर ऑफ A11 का। ठीक है, अगर उसी तरह से हमको लिखना रहे किसका, माइनर ऑफ A12 का, माइनर ऑफ A12 का, देखिए माइनर ऑफ A12 का अगर लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, तो A12 कहाँ है, रो नंबर 1 में है, तो रो नंबर 1 को क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए। और किस कॉलम में है, तो दूसरा नंबर कॉलम में है, तो दूसरा नंबर कॉलम को कवर कर दीजिए। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, A21 दिखाई दे रहा है,
तो यहाँ लिखेंगे क्या A21 और इधर क्या दिखा रहा है A23। हाँ, उसके बाद देखिए A23, उसके बाद देखिए A31 दिखाई दे रहा है A31 और यहाँ पे A33 और इसको क्या कर दीजिए, पैक कर दीजिए। समझ में आ गया। अब इसी का अगर रिजल्ट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तिरछा तिरछी गुना A21 को A33 से गुना, A21 को A33 से गुना कर दिए, फिर माइनस का साइन बीच में हमेशा, और A31 को गुना करना है किसके साथ, A23 के साथ। समझ में आ गया। यही हो गया क्या, रिजल्ट हुआ। तो इसी प्रकार से आपका होमवर्क हो गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, होमवर्क है EHW है, ऑल एलिमेंट का माइनर लिखिए, राइट माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट, ये होमवर्क। ठीक है, आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं सबका एलिमेंट फाइंड कर करके। और एक और बात कि कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद कोफैक्टर बताएंगे। जैसे ये तो हो गया था कि वेरिएबल है, A11 है, A23 ऐसे करके एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें क्या बताते हैं आपको कि हम कैसे माइनर फाइंड करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, जैसे 3x3 का लेते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं और हम बोल रहे हैं क्या कि A11 का क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ A11 का क्या फाइंड करना है, माइनर। तो A11 किसको बोलेंगे कि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1, तो रो नंबर 1 हो गया और कॉलम नंबर 1 ये हो गया। तो कौन सा मिला, ये वाला मिला ना। तो मतलब इस 1 को हमको क्या करना है, माइनर फाइंड करना है इस 1 का। तो इस 1 का माइनर कैसे फाइंड करेंगे, जिस रो में है उसको कवर कर दीजिए, जिस कॉलम में है उसको कवर कर दीजिए। बचा क्या 2 1 और 2 -3, तो यहाँ लिखेंगे क्या 2 1 और 2 -3 लिख दिए। हाँ, उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × -3, तो यहाँ लिख दिए -3। बीच में हमेशा क्या देंगे, माइनस का साइन। उसके बाद 2 × 1, तो 2 × 1, तो 2 को -3 से गुना किए तो माइनस का 6, और 2 × 1 2 हो गया, लेकिन माइनस आगे लगा हुआ है तो -2, आंसर कितना हो गया, माइनस का 8। समझ में आया। एक और दिखा दे क्या, चलिए इसको फाइंड करते हैं, इस 2 का, ये 2 का जगह क्या है, तो R1 R2 R3, मतलब R3 में है एक, R3 में है और कॉलम नंबर क्या है 1 2, कॉलम नंबर क्या है दूसरा है। तो इसको कवर कर दीजिए और इसको कवर कर दीजिए। क्या बचा, देखिए इसको कवर कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं, क्या बचा 1 3, क्या बचा 1 और 3, यहाँ क्या बचा 3 और माइनस का 3, 3 और माइनस का 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 × माइनस का 3, बीच में हमेशा क्या माइनस का साइन, और 3 × 3, 3 × 3। अब देखिए -3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 9 हो गया, मल्टीप्लाई किए तब, अब ऐड करेंगे तो माइनस का यहाँ पे 12 हो गया। ये इस बात समझ में आ गया। तो माइनर ऐसे फाइंड करते हैं। अब कोफैक्टर पे चलते हैं। अब देखिए कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर का सिंपल फॉर्मूला होता है कि -1 के पावर i + j और इंटू में माइनर, क्या लिखेंगे माइनर। ये बात समझ में आया, नहीं आया। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही पीछे वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पहले छापने, ध्यान से समझना है, वीडियो का लेंथ नहीं देखना है। वीडियो का लेंथ देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो बता नहीं पाएंगे, जल्दी जल्दी में घिच पिच हो जाएगा। ठीक तो देखिए हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर का सिंपल फॉर्मूला होता है -1 के पावर i + j, i इंटू में क्या माइनर। ठीक है, अगर हम आपसे बोलें कि कोफैक्टर निकालिए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि कोफैक्टर के फॉर्मूला में तो माइनर आता है, मतलब हमको माइनर पहले निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। तो माइनर हमको निकालना ही पड़ेगा पहले। तो माइनर कैसे निकालेंगे, एक एक का निकाल देते हैं। अगर हम A1 का अच्छा एक बात तो हम बताना आपको भूल गए कि देखिए
माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम से, क्या किससे डिनोट करते हैं, एम आई जे। आई जे मतलब कि जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसका प्लेस लिख दीजिएगा, आई का नंबर और यहाँ जे का नंबर। और वही को फैक्टर का, तो को फैक्टर का हम लोग ए आई जे या फिर सी आई जे से, दोनों में से किसी एक से डिनोट करते हैं। तो हम A11 का निकालते हैं, तो माइनर निकाल रहे हैं तो हम M11 निकालते हैं। M11 कैसे निकालेंगे, M11 कौन है, ये वाला है, तो इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए, तो क्या बच रहा है 2 1, यहाँ पे 2 माइनस का 3, जब इसको मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 6 और बीच में माइनस हमेशा, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया माइनस का 2, अरे माइनस तो रहेगा ही बीच में, तो ये हो गया माइनस का 8। समझ में आ गया। अब हम M1 रो और कॉलम दूसरा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको कवर किए, इसको कवर किए, क्या बच रहा है 1 1 3 माइनस 3, 1 1 3 माइनस 3। अब इसको हम फाइंड करते हैं, तो कितना हो गया माइनस का 3 और बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, मतलब कि माइनस का 6। उसी प्रकार से इसका निकालना चाहेंगे हम, तो M13 का निकालना चाह रहे हैं, तो इसको कवर कर दीजिए, इसको कवर कर दीजिए, क्या बचा 1 2 3 2। ये समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 और ये 3 2 बचा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, माइनस 3 इंटू 6 क्या हो गया 6, तो माइनस का 4 आ गया आंसर। ये 3 को निकाल लिए काफ़ी है, इसी 3 से हम समझा देते हैं कि को फैक्टर क्या होता है। तब उसी प्रकार से माइनर निकालनी है, तो हमसे कोई पूछ रहा है कि को फैक्टर निकालो, क्या 1 1 का को फैक्टर निकालो। तो को फैक्टर का क्या फॉर्मूला आता है कि पहले 1 दीजिए माइनस का, इसके पावर में क्या लिखिए आई प्लस जे, आई क्या है तो 1 है, जे क्या है तो 1 है, लिख दिए। और माइनर क्या है तो यहाँ लिखेंगे M11, यहाँ पे क्या लिखेंगे M11, ठीक है। अब देखिए -1 का पावर क्या हो गया यहाँ पे 2, और इंटू में M11 क्या है तो -8 है, माइनर M11 क्या है तो माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 दे दिए। तो -1 का पावर 2, जब भी माइनस का पावर 2 आ जाए, 4 आ जाए, इवन नंबर आए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है प्लस का। यहाँ प्लस का 1 हो गया, इंटू में माइनस का 8, तो वैल्यू कितना आ गया माइनस का 8 को फैक्टर का, ठीक है। उसी प्रकार से हमको C12 का चाहिए को फैक्टर, तो -1 और I प्लस, अब सिंपल उतना बच्चा वाला खेल नहीं खेलना है, आई यहीं पे जोड़ दीजिए, आई ये है जे ये है, आई प्लस जे को जोड़े तो कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद माइनर 1 2 क्या है तो माइनस का 6 है, कितना है माइनस का 6। तो अब देखिए यहाँ पे -1 के पावर ऑड नंबर है, तो वैल्यू क्या हो गया माइनस का 1, इंटू यहाँ पे माइनस का 6 इंतजार कर रहा है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस का 6। ये समझ में आया। अब उसी प्रकार से हमको C13 पूछेगा, C क्या पूछेगा 13, तो फॉर्मूला क्या होता है -1 का पावर I प्लस जे, तो I प्लस जे यही है ना, 1 प्लस 3 को क्या कर देंगे 4 कर दिए, इंटू में माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे -1 का पावर इवन नंबर है, मतलब प्लस का 1 हो गया, इंटू यहाँ पे -4 है, तो यहाँ लिख दिए माइनस का 4, तो रिजल्ट क्या आ गया माइनस का 4। ये समझ में आ गया कि माइनर और को फैक्टर कैसे निकालते हैं, समझ में आया। तो आपका ये क्या होमवर्क है कि इसी क्वेश्चन का क्या है होमवर्क, पेन भी नहीं चल रहा है, 21 है आज। चलिए HW यहाँ देखिए, फाइंड ऑल माइनर एंड को फैक्टर, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं कहाँ अब हम चल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किसका 3 ऑर्डर का। चलिए देखिएगा ध्यान से, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर का क्या फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब देखिए बोलने में भी गड़बड़ा जा रहे हैं, उस पर इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए मतलब इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा मतलब क्या है, इग्नोर करना है आपको। पीछे से बैकग्राउंड का साउंड भी आ रहा है, इसलिए माइंड डिस्टर्ब हो रहा है,
कभी इधर कभी उधर माना किए हैं फिर भी। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हद हाल है, गाना का आवाज़ जा रहा होगा साउंड में। देखिए यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग देखिए। अब एक एग्जाम्पल लिए हैं 3x3 का मैट्रिक्स लिए हैं, उसको डिटर्मिनेंट में क्या कर दिए, पैक कर दिए। अब देखिए एक बात समझिएगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का एक नियम है। क्या है नियम? कि पहले वाले एलिमेंट को प्लस साइन घोषित कर दीजिए, इसको माइनस, इसको प्लस, फिर ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस। जब ये माइनस है तो क्या हो गया ये प्लस, और ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस। मतलब आप देखिए कि अल्टरनेट किसी भी एलिमेंट को देखिए, अल्टरनेट प्लस माइनस है, ये प्लस है तो ये 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 माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है। कहीं से शुरू कीजिए, सब आपस में क्या है अल्टरनेट पे बैठा हुआ है ना। तो जब हम मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं, सॉरी मैट्रिक्स बार बार क्यों बोल रहे हैं भाई, जब हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं तो क्या करना होता है, हम किसी एक रो से या फिर किसी एक कॉलम से फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम रो 1 से फाइंड कर रहे हैं तो लिखेंगे क्या, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट एलोंग R1। मतलब कि R1 का हेल्प लेकर के हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट को फाइंड कर रहे हैं। अगर कोई R2 का हेल्प लेकर के डिटर्मिनेंट को फाइंड करे तो यहाँ पे R2 लिख देगा, कोई R3 से फाइंड करे तो यहाँ R3 लिख देगा, कोई कॉलम 1 से फाइंड करे तो यहाँ C1 लिख देगा, कोई कॉलम 2 से फाइंड करे तो यहाँ कॉलम 2 लिख देगा, यहाँ पे कोई कॉलम 3 से फाइंड करे तो यहाँ कॉलम 3 लिख देगा। बात समझ में आया? बाकी सब एक सेम रहेगा, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट का हेल्प, जितना रो है जितना कॉलम है उसका हेल्प ले करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, कि जितना रो है उतना तरीका से हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, जितना कॉलम है उतना कॉलम का हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। मतलब टोटल R1 हो गया, यहाँ R2 हो गया, यहाँ R3 हो गया, यहाँ C1 हो गया, यहाँ C2 हो गया, यहाँ C3 हो गया। मतलब कि 3 गो रो है 3 गो कॉलम है, मतलब टोटल 6 तरीका से हम लोग 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। टोटल कितना तरीका है, तो 6 वे हो गया, टोटल 6 तरीका हो गया इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, तो देखिए R1 से हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं R1, तो जो प्रोसेस R1 के लिए बताएंगे वही प्रोसेस सभी के लिए अप्लाई होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए हम R1 से फाइंड कर रहे हैं, तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है, A11 है, लेकिन इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे A11, ठीक है। क्या लिख देंगे A11, और यहाँ पे एक इसका माइनर लिख देंगे, इस A1 का क्या लिख देंगे माइनर लिख देंगे। चलिए लिखते हैं, इसको पैक कीजिए, इसको पैक कीजिए, तो बचा क्या A22 A23 A22 A23, और यहाँ क्या बचा A32 और यहाँ A33, और बीच में यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, तो यहाँ लिख देंगे क्या माइनस, और माइनस के साथ क्या है A12, क्या है A12 साइन दिए। उसके बाद इसको पैक करेंगे, इसको पैक करेंगे, क्या बचा A21 A23, क्या बचा A21 A23, यहाँ क्या बचा A31 और यहाँ A33। उसके बाद इसका साइन क्या है प्लस का, तो प्लस का साइन देंगे और A13 लिख देंगे, और इसको पैक किए, इसको पैक किए, तो A21 लिखेंगे, यहाँ A21 और यहाँ A22, यहाँ A31 और यहाँ A32 लिख दिए। और इसी को अब सोल्व कर देंगे कि यहाँ A11 लिखें और इसको सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे करेंगे, A22 इंटू A33, बीच में हमेशा माइनस का साइन, A32 इंटू A23, पैक हो गया। अब क्या करेंगे, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे A12, फिर इसको तोड़ देंगे तो A21 इंटू A33, A21 इंटू A33, बीच में हमेशा माइनस का साइन, A31 इंटू
2 3, ठीक है। अब यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन दिए A1 3, और उसके बाद इसको तोड़ देंगे। चलिए तोड़िए, A21 इंटू A32 माइनस का साइन दिए, फिर A31 इंटू A22 फिर ब्रैकेट बंद। तो यही हो गया सॉल्यूशन, यही क्या हो गया सॉल्यूशन। सर एक बात समझ में नहीं आया, ये माइनस प्लस का खेल नहीं समझ में आया। देखो बउआ, स्टार्टिंग से पहले प्लस का साइन देना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके आगे बढ़ते चलना है। प्लस माइनस प्लस, जब इसको प्लस दे दिए इसको माइनस दो, इसको प्लस दो, इसको माइनस दो, इसको प्लस दो, इसको माइनस दो, इसको प्लस दो, कहानी खत्म। समझ में आ गया? एक दो बार प्रैक्टिस करना, माइनस प्लस देने आ जाएगा। अब इसको करना क्या है, ये बात नहीं समझ में आया सर कि एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट अलोंग R1, मतलब R1 क्या किए आप, हमको कुछ समझ में नहीं आया। देखो R1 का मतलब हो गया कि हम R1 के एलिमेंट का सहायता लेंगे, ठीक है, मतलब बाकी एलिमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। तो R1 में पहला एलिमेंट क्या है, A11 है, तो यहाँ A11 लिखे, और A11 को जिस कॉलम में और जिस रो में है उसको कवर कर दीजिए। तो इस रो में है और इस कॉलम में है, जो बचा उसको लिख दिए। फिर माइनस के साथ लिखेंगे A12, का है कि इसका साइन है माइनस, इसका साइन क्या है माइनस है, हम इसको हम क्या दिए हैं माइनस का साइन दिए हैं, तो यहाँ लिख दिए माइनस का A12 माइनस का साइन दिए। फिर इस जिस रो में है उसको कवर करो, जिस कॉलम में है उसको कवर करो, जो बचा उसको लिख दो, उसको लिख दिए। उसके बाद किस एलिमेंट का बारी है, R1 में कौन सा एलिमेंट बचा, ये वाला, तो इस एलिमेंट को हम लिखेंगे, लेकिन इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन दिए, A13 यहाँ लिख दिए, ठीक है। जिस रो में है उसको कवर करो, जिस कॉलम में उसको कवर करो, बाकी जो बचा उसको लिख दो। उसके बाद इसको तोड़ना हम बताएं ना कि A11 तो ये क्या है बाहर है, उसके बाद एक ब्रैकेट का साइन लगाओ, उसके बाद इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लेकिन बीच में हमेशा क्या देना, माइनस का साइन देना। इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाओ, यही तुम्हारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। सर R1 से तो समझ में आ गया, अगर R2 से करते तब, तो R2 से करते बउआ तो पहले A11 के जगह यहाँ पे जो लिखे थे, तो ये R2 में क्या है पहला एलिमेंट A21, तो यहाँ लिखते A21, लेकिन इसका साइन क्या है, इसका साइन है बउआ माइनस, तो यहाँ क्या दे देते हैं माइनस। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया सर? देखो यहाँ, देखो यहाँ लिख रहे हैं एक्सपेंडिंग, क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंडिंग दी डिटरमिनेंट, तोड़ के दिखा रहे हैं, डिटरमिनेंट एलोंग R2 के एलोंग हम इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो देखो R2 का पहला एलिमेंट क्या है, A21 है, लेकिन इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस A21। उसके बाद इसको कवर कर दिए, इसको कवर कर दिए, क्या बचा, तो A12 बचा और A13 बचा। यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पे बचा है आपका A32 और यहाँ पे A33। उसके बाद यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन दो, ठीक है। उसके बाद क्या है A22 है, उसके बाद इसको कवर कर लो, इसको कवर कर लो, क्या बचा, A11 बचा, ऊपर में बचा A11 A13, नीचे में क्या बचा A31 और यहाँ पे A33, ठीक है। उसके बाद इसको लिखेंगे, लेकिन इसका साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का A23 लिख दिए। उसके बाद इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, क्या बचा A11 और A12, यहाँ पे A31 और A32। उसके बाद इसको तोड़ दो, कैसे तोड़ेंगे, माइनस का A21 ब्रैकेट का साइन दिए, A12 इंटू A33, बीच में हमेशा माइनस का साइन देना है, A32 इंटू में A13, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन दिए, A22 ब्रैकेट का साइन दो, A11 इंटू A33, बीच में माइनस का साइन दो, A31 और यहाँ पे A13, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन दो, यहाँ क्या है A23 और इसको मल्टीप्लाई कर लो, A11 इंटू A32, फिर माइनस का साइन दो, A31, क्या लिखेंगे A31 इंटू A12। इतना बात समझ में आया? सर इतना मेहनत करेंगे नहीं बउआ, इतना मेहनत नहीं करना होता है, तुमको हम समझा रहे हैं, अभी फर्स्ट दिन है इसलिए तुमको हार्ड लग रहा है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, इससे भी इजी तरीका पे जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल देखो सर, तो ये माइनस प्लस करना रहेगा हमेशा, नहीं, तुमको हमेशा R1 से एक्सपेंड करना है। किससे एक्सपेंड करना है, R1 से एक्सपेंड करना है, तो इजी से बन जाएगा, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 3x3 का, उसके बाद बना करके दिखाते हैं कैसे बनता है, हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिए हैं
यहाँ पे एक डेल्टा इक्वल टू ये ले लिए हम एक क्वेश्चन, और इसको हमको सोल्व करना है। तो यहाँ पे बस हम R1 के एक्सपेंड तोड़ देंगे, एक्सपेंडिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो R1 के जगह पे हम जानते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जब R1 के अलोंग हम तोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस को भी नहीं देखना है, एक ट्रिक याद रखना है क्या, कि R1 के पहला क्या है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद डायरेक्ट ये सब लिखना भी नहीं है, माइनर को लिखेंगे उन्हें डायरेक्ट बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इसको कवर कर दिए, देखो इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, क्या बचा 3 4 बचा, 1 5 बचा, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 15। बीच में हमेशा क्या देना है, माइनस का साइन, इसको नहीं भूलना है। फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 4, ठीक है। उसके बाद जब R1 से एक्सपेंड कर रहे हो तो जब ये प्लस लिखे हैं तो इसको माइनस लिखेंगे, अल्टरनेट में जब एक बार प्लस लिखे तो एक बार माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, ये 2 4 बचा, 0 1 बचा, 0 5 बचा, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 10 हो गया। बीच में माइनस का साइन देना, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 0। उसके बाद जब ये प्लस है तो आगे क्या होगा, सॉरी ये माइनस है तो आगे क्या होगा प्लस, प्लस के सामने क्या है 3 है, तो 3 लिखें। उसके बाद इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, क्या बचा 2 3 बचा, 0 1 बचा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, बीच में हमेशा माइनस का साइन, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या 0। अभी देखो 1 × 15 में से 4 गया तो क्या बचा 11, ठीक है। ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन दो, 10 में से 0 गया तो कितना बचा 10। अब यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दो, 3 × 2 में से 0 गया तो कितना बचा 2 बचा। अब इसको कर लो तो 11 × 1 कितना हो गया 11, माइनस का यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे प्लस का हो गया कितना 6। अब घटाओ इसको तो हो गया 16, माइनस का 20, तो माइनस का क्या हो गया, माइनस का आंसर हो गया 4। क्या हो गया माइनस का आंसर 4, ये हो गया आंसर। सॉरी ध्यान से देखो यार, यहाँ पे -3 होगा ना, 11 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, और यहाँ पे माइनस का 20, तो माइनस का 3 ना, माइनस का 4 गलती से लिख दिए। समझ में आया कैसे इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं। देखिए क्या बोलता है कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक डिटर्मिनेंट है, उसका एलिमेंट क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और यहाँ A33, तो इसका मान लिया जाए कि जो वैल्यू आया है वो ये आया है, क्या आया है डेल्टा, क्या है इसका वैल्यू डेल्टा। तो अगर इसी एलिमेंट का हम क्या करते हैं बाई इंटरचेंजिंग, मतलब इसका पूरा रो को हम कॉलम बना देते हैं और पूरा कॉलम को क्या बना देते हैं रो बना देते हैं, मतलब कि मैट्रिक्स में इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसको अगर ट्रांसपोज कर देते हैं बाई इंटरचेंजिंग, यहाँ पे क्या लिखते हैं बाई इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम, इसके रो और इसके कॉलम को आपस में क्या कर देते हैं इंटरचेंज। तो देखो यहाँ पे इसका मान लो कि वैल्यू del1, इसका डेले नाम दे दो ना जी, इसका डेले नाम दे दो डेल्टा। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो इस A11 A12 A13 को कॉलम में डाल देते हैं, मतलब A11 A12 A13, यहाँ पे A21 A22 A23, R2 को कॉलम 2 में डाल दिए, R3 को कॉलम 3 में डालते हैं, डाल दिए ना। अब आप देखो कि ये डेल्टा का वैल्यू ये है और del1 का वैल्यू ये है, तो ये जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं एलिमेंट को, रो वाले एलिमेंट को कॉलम में डाल रहे हैं, कॉलम वाले एलिमेंट को रो में डाल दिए, सब का सब, तो इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला है, मतलब del इक्वल टू del1 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आया। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोला, समझ में आया नहीं, समझ में इसलिए नहीं आया आपको, देखिए एग्जाम्पल हम आपको नहीं दिखाएं। मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल है कि ए कोई एक डिटर्मिनेंट है, क्या है डिटर्मिनेंट है 3 2 1 0 1 2 3 2 1 ऐसे करके, नहीं 3 0 1 ऐसे करके क्या है एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसके पूरे रो को पूरे एलिमेंट में बदल दें, मतलब ऐसा, इसको हम एक अलग डिटर्मिनेंट दे दिए,
ए डैश बना दिए, क्या बना दिए, ए डैश बना दिए। बाई इंटरचेंजिंग रो और कॉलम कर दिए, मतलब इस रो वाले को क्या कर दिए, कॉलम में बना दिए। मतलब फर्स्ट रो में है ना ये, इसको कॉलम में डाल दीजिए, 3 2 1 ऐसे डाल दिए। इसको कहाँ कर दिए, 0 1 2 और इसको 3 0 1। तो जो इसका वैल्यू आएगा और जो इसका वैल्यू आएगा आपस में इक्वल होगा। कैसे, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। इस दोनों का वैल्यू क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। ये सब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इसमें घसीट नहीं रहे हैं, बस प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी में जो हम रो के लिए बता रहे हैं वो कॉलम के लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है। अगर हम कॉलम के लिए बताए हैं तो वही बात रो के लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज। मतलब ये बोला जा रहा है कि कोई एक डिटर्मिनेंट लीजिए, ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक डिटर्मिनेंट ले लिए। इसमें से किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें। मतलब डेल वन में देखिए हम क्या कर रहे हैं कि R1 के एलिमेंट को कहाँ कर दिए, R2 के, और R2 वाले को R1 के पास। मतलब डी ई एफ को ऊपर कर दिए और ए बी सी को नीचे कर दिए, ए बी सी को नीचे कर दिए, ठीक है। ऐसा मतलब कि R1 और R2 आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो इस दोनों का वैल्यू में क्या अंतर आएगा कि डेल इक्वल टू माइनस का डेल वन, ऐसा आएगा आंसर, ठीक है। इस ट्रायंगल के शेप को डेल्टा डेल जो भी बोलना है बोलिए। तो ये जो ट्रायंगल का शेप आया वो किस चीज़ में आ रहा है, पहले वाला का डेल आ रहा है, दूसरे वाले का क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है आंसर। बस इतना ही आएगा। मतलब अगर पहले वाला का +3 आएगा तो दूसरे वाले का -3 आएगा। रिजल्ट में बस इतना ही फ़र्क होने वाला है। अब प्रॉपर्टी नंबर चलते हैं 3 पे। अब एक और प्रॉपर्टी देखिए, ये क्या बोलता है कि अगर इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब कि एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 3 0 1 2 1 2 3, मतलब कुछ ऐसा प्रकार का डिटर्मिनेंट है। मतलब कि देखिए कि R1 और R2 का एलिमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है, 1 2 3 तो 1 2 3। जब ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाए कि किसी दो रो में सेम एलिमेंट आ रहा हो या फिर किसी दो कॉलम में सेम एलिमेंट आ रहा हो, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट हम बोल देंगे क्या, कि उसका वैल्यू आएगा 0। क्या आएगा, 0। आंख बंद करके उसका 0 आंसर डाल देंगे। तो ये छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है जो क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आता है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई अ कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाई के। मतलब ऐसा बोल रहा है कि एक डिटर्मिनेंट है, उसका एलिमेंट कुछ ऐसा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ इस प्रकार से उसका क्या है, एलिमेंट है। तो हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए किसी रो और कॉलम में। ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई स्केलर नंबर से या फिर किसी कांस्टेंट नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो यही के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था। लेकिन इस डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हर एलिमेंट में नहीं। तो हम R1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी को। तो चलिए R1 में मल्टीप्लाई कर दिए, के ए के बी के सी डी ई एफ, बाकी सब ऐसा ही रहेगा, जी एच आई, ठीक है। तो क्या होगा कि जब इसका रिजल्ट आप फाइंड कीजिएगा तो मान लिया जाए कि इसका रिजल्ट आपका आया क्या, 6। इसका रिजल्ट क्या आया आपका, 6। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसका रिजल्ट 6 आया। जब के से मल्टीप्लाई किए किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में, तो इसी का रिजल्ट क्या आ गया, k इंटू 6। मतलब k टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ में आई, यही प्रॉपर्टी 4 बोलता है। ध्यान क्या रखना है कि मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में सिर्फ किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के डिटर्मिनेंट में ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या फिर कॉमन भी लेना हो तो किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कॉलम लेना हो तो के से निकाल दीजिए बाहर। बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। सब में से निकल रहा हो, जैसे इसमें से 6 निकल रहा है, इसमें से 4 निकल रहा है, इसमें से 3 निकल रहा है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ के निकल रहा है तो इसी में से सिर्फ के निकालेंगे, सब में से नहीं,
क्योंकि मल्टीप्लाई जब एक में कर सकते हैं किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में, तो निकालेंगे भी तो किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम से ही। ऐसा नहीं कि इस निकालेंगे कि कॉमन के ले रहे हैं तो डी बाई के लिख देंगे कि डी में से भी तो के लिए ही है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ में ना आए तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन बनाएंगे उस समय ऑटोमेटिक समझ में आता है। ये सब कॉपी जब किताब में लिखता है तो हम लोग को फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है, बता देना पड़ता है, नहीं तो कोई लोग बोलेगा कि बताते नहीं हैं। देखिए प्रॉपर्टी 5 क्या बोलता है कि इफ़ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। मतलब ऐसा बोल रहा है कि मान लिया जाए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, क्या है, एक डिटर्मिनेंट है कुछ इस प्रकार से कि a प्लस अल्फ़ा 1, यहाँ पे a1 प्लस अल्फ़ा 1, यहाँ पे a2 प्लस अल्फ़ा 2, यहाँ पे a3 प्लस अल्फ़ा 3, और यहाँ पे क्या है b1 b2 b3 c1 c2 यहाँ c3। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक ही डिटर्मिनेंट में जब एलिमेंट सम के रूप में हो तो आप इसको सम ऑफ डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ऐसा कि जहाँ जहाँ दो एलिमेंट है, जहाँ जहाँ दो एलिमेंट प्लस में है, यहाँ पे a1 लिख दीजिए, यहाँ पे a2 लिख दीजिए, यहाँ पे a3 लिख दीजिए, बाकी सब में तो अकेला है तो सबको अकेला छोड़ दीजिए, अकेला ऐसा छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसको प्लस के रूप में लिखिए, और a1 यहाँ लिखे थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, अब बाकी सबको कॉपी b1 b2 b3, यहाँ पे c1 c2 c3। मतलब ये बोला जा रहा था कि अगर एक ही डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट है वो सम के रूप में लिखा गया है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को सम के रूप में बना सकते हैं। एक डिटर्मिनेंट प्लस एक डिटर्मिनेंट हुआ कि नहीं, डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट आपस में सम हो गया कि नहीं, यही बोला जा रहा था 5 प्रॉपर्टी में कि जब एक ही डिटर्मिनेंट में कोई एलिमेंट सम के रूप में लिखा गया है, ये सम के रूप में लिखा गया है किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में, या फिर ऑल एलिमेंट में भी ऐसा लिखा जा सकता है, तो ऑल एलिमेंट के लिए भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को ही प्लस में बना दीजिए। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। जैसे कि एक a b c d e f g h i एक डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, तो 3x3 का। स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही बहुत ज़रूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कैसे, ऐसे a b c d e f g h i ऐसे लिख दिए। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो अगर ये इक्वल टू 0 आ गया, ये 0 इसका वैल्यू क्या आ गया 0, तो हम बोल देंगे कि क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है ये, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सर 0 नहीं आया, मान लिया जाए कि -1 आ गया, या फिर -2 आ गया, या फिर -3 आ गया, या फिर 4 आ गया, या फिर 5 आ गया, या फिर 10 आ गया, तो फिर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो उस पॉइंट को आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। फ़िलहाल बाहर में बहुत आवाज़ चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसीलिए डिस्टर्ब थे, थोड़े बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार मना कर रहे थे। तो कोई भी गलती हुआ है उसके लिए सॉरी, मतलब बोलने में मिस्टेक या फिर लड़खड़ा गए हैं बोलने में, उसके लिए सॉरी, थैंक यू।